माय नेम इज ग्रांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था उसका और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, तो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स पे जो H1 रिसेप्टर्स हैं उस पर कौन सी ड्रग्स बाइंड करती हैं? H1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो H1 एंटागोनिस्ट को बाइंड होने के बाद में H1 रिसेप्टर से वो क्या क्या एक्शन शो होंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन पहला जो हिस्टामिन कॉज करती थी, बहुत सारे कॉज करती थी। पहला करती थी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करती थी। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये बेसिकली हम H1 एंटागोनिज्म की बात कर रहे हैं। पहला काम देख रहे हैं H1 हिस्टामिन एंटागोनिज्म, ठीक है, पहला काम देख रहे हैं हम यहाँ पे H1 एंटागोनिस्ट का कि पहला फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता था हिस्टामिन, तो यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्या क्या होता था? ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता था हिस्टामिन, ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता था बेसिकली, स्पेशली आपका कौन सा व्हील, फ्लेयर एंड इचिंग शो करता था। ठीक है, तो इचिंग भी वहां पे शो नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता था? तीसरा होता था आपका स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली हम जो है वहां पे इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, बट वो भी इंटेस्टिनल भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें थी कि वो ब्लड वेसल्स का जो लार्ज ब्लड वेसल्स थी वहां पे उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, तो वो नहीं होगा। ठीक है, लार्ज ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक, और क्या क्या चीजें थी, जैसे कि आपका जो है फॉल इन बीपी हो जाता था। अगर हम लो डोज में हिस्टामिन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके बाद में क्या होता था? फॉल इन बीपी का फॉल हो जाता था, तो वहां भी ये H1 एंटागोनिस्ट बाइंड करेगी तो वहां पे वो फॉल इन बीपी भी नहीं होगा। मैं ऐसा नोट्स में मैंने लिखा हुआ बकायदा, मैं आपको अभी वर्बली बता रहा हूं तो ज्यादा इजी रहेगा, छोटी वीडियो रहेगी। ठीक है, तो जो है फॉल इन बीपी भी जो है हो जाता था, और अगर लार्ज डोज की वजह से भी फॉल इन बीपी हो रहा है तो H1 एंटागोनिस्ट के साथ साथ हमें H2 एंटागोनिस्ट भी देने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो ये थी कुछ आपके हिस्टामिन एंटागोनिज्म के पार्ट में। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है आपका एंटी एलर्जिक। ठीक है, एंटी एलर्जिक में क्या होता है? काफी सारे जो है एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल इचिंग हो गया, जैसे मैंने आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स बताया था। ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स बताया था, इचिंग हो गया। ठीक, और एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं हम अर्टिकारिया में क्या होता है कि अर्टिकारिया में क्या होता है? रैशेज आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? रैशेज आने लगते हैं। ये मेडिकल वर्ड है आपका, ये अर्टिकारिया, रैशेज का, स्किन में रैशेज आने लगते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? एंजियोडिमा भी हो सकता है। एंजियोडिमा क्या होता है कि जो आपका जो फेस होता है वो मून शेप का होने लगता है, मतलब बहुत गोल शेप का होने लगता है, उसमें स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, स्वेलिंग होने लगी, इन्फ्लेमेशन लगेगा, आपके होठ जो है काफी ज्यादा स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ये जो है आपका एंटी एलर्जिक होता है। और इसमें क्या होता है कि ल्यूकोट्राइन्स LTC4 एंड LTD4 ये अस्थमा में, जो ह्यूमन अस्थमा होता है, अस्थमा में काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, CNS की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका CNS में क्या होता है कि जो है जो आपकी जो ओल्ड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं? वो काफी ज्यादा सेडेटिव होती हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, सेडेटिव होती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका CNS। ठीक है, जो ओल्ड आपकी एंटी हिस्टामिनिक होती है वो क्या होती है? सेडेटिव होती हैं। ठीक, तो क्या करती हैं कि सेडेटिव होने का कारण क्या होता है? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस कर जाती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देंगी, इट मींस वहां पे CNS पे एक्ट करेंगी, जिसकी वजह से CNS डिप्रेशन होने का भी चांसेस होता है। CNS डिप्रेशन होने का चांसेस होता है। कई बार क्या होता है कि CNS, कई पेशेंट्स में देखा गया कि CNS जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि स्टिमुलेट हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा, जिसकी वजह से इंसोम्निया कंडीशन भी आ जाती है। क्या आ जाती है? इंसोम्निया कंडीशन भी आ जाती है। इंसोम्निया और रेस्टलनेस कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि बंदा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इंसोम्निया मींस उसको नींद नहीं आती, वो जागता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कहीं ज्यादा अगर आप टॉक्सिक डोजेस हो जाती हैं हिस्टामिन की या फिर एंटी हिस्टामिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एंटी हिस्टामिन की अगर टॉक्सिक डोज हो जाए तो वहां पे आपको कन्वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं।
कन्वर्जर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक। और अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स जो होती हैं वो नॉन सेडेटिंग होती है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सीएनएस पे। और तो और जैसे कि मैं बात करूं प्रोमेथाजीन, प्रोमेथाजीन एक पर्टिकुलर ड्रग है, ठीक है। प्रोमेथाजीन जो है ये प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग में काफी ज्यादा मददगार होती है, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग में काफी ज्यादा मददगार होती है, ठीक है। पार्किंसन में जो आपका साइलेरिया होता है, साइलोरिया, ठीक है, और आपकी जो ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है, इनको भी ये कंट्रोल करके रखती है। साइलेरिया मतलब कि काफी ज्यादा पार्किंसन डिजीज में जो होता है वो काफी ज्यादा आपके सलाइवा का एक जो है सिक्रीशन होने लगता है। ट्रिमर्स मतलब आपको आप शेकिंग ऑफ हेड कह सकते हो, ट्रिमर्स मतलब शेकिंग ऑफ हेड, आपके हाथ पर जो है कांपने लगते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, सडन वे में। तो प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है साइलोरिया, ट्रिमर्स में इसको रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। पार्किंसन में कौन सी ड्रग? प्रोमेथाजीन, ठीक है। और जो है आपकी जो है सीएनएस में ही जो है कई जो ड्रग्स होती हैं, एक ओल्ड हिस्टामिनिक ड्रग है सिप्रोहेप्टेडीन। क्या है? सिप्रोहेप्टेडीन। ये क्या काम करती है? ये जो है आपकी एपेटाइट स्टिमुलेंट होती है। क्या होती है? एपेटाइट स्टिमुलेंट होती है। इससे क्या होती है? भूख लगने लगती है। इससे क्या होता है? भूख लगने लगती है, ठीक है। और ये था हमारा सीएनएस का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स में। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक इसका कैसा वर्क होता है? एक चीज होती है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, एक होती है एनेस्थेटिक्स, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। तो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी क्या होता है कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ठीक। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट जो है 3 ड्रग, कौन कौन सी? प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन और आपकी फेनेरामीन, ठीक है। ये 3 ड्रग की जो प्रॉपर्टी होती है ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट काफी ज्यादा शो करती हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? ये एंटी अरिथमिक जो है, एंटी अरिथमिक भी एक्शन भी शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ड्रग्स की बात करें, अगर लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करें, तो प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रेफेनरामीन जो होती हैं ये हाई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी भी शो होती है। और बाकी सारी जो ड्रग्स होती हैं वो लो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट शो करेंगी, जिसके ऊपर कोई भी एंटी अरिथमिक एक्टिविटी शो नहीं होगी। और तो और जब इन ड्रग्स को हम एससी यानी कि सबक्यूटेशनली हम देते हैं तो क्या होगा? इरिटेशन कॉज होगी और जो है लोकल एनेस्थेटिक्स भी कभी कभार वहां पे एक्शन शो देखा गया है, ठीक है। तो 5th हमारा पॉइंट है बीपी पे, ठीक है, बीपी पे। कई सारी जो आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं, जब उसको हम देते हैं तो उसके बाद में लो डोजेस पे क्या होता है कि जो है फॉल इन बीपी वहां पे हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉल इन बीपी। बट ये तभी होता है जब हम इनको आईवी के थ्रू देते हैं, वहां पर भी ये इचिंग कॉज करते हैं, जिसकी वजह से फॉल इन बीपी वहां पे हो जाता है। बट आज तक प्रोमेथाजीन का हमने जब आईवी दिया था, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, जब प्रोमेथाजीन का हमने आईवी दिया था, तब हमको ये लो डोजेस यानी कि लो डोज हमने दिया था तो फॉल इन बीपी वहां पे शो हुआ था। बट जब इसको हमने ओरली चेक किया तो आज तक कोई भी इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है कि ये जो है फॉल इन बीपी कॉज करता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी आज फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। मैं नोट्स इसके नीचे अटैच कर दूंगा, आप उससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो होप यू लाइक इट and hope you understand well. Thanks for the video and please do share and subscribe our channel. Thank you so much.